नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। अगर आप लोग भी बुढ़ापे के समय औलाद से धक्के खाना नहीं चाहते हैं तो इस कहानी को आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और ये 3 बातें गांठ बांध लीजिएगा अपनी ज़िंदगी में कि बच्चे कभी भी अपने हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्योंकि बच्चे तो आपके ही होते हैं, लेकिन समय के अनुसार जानते ही हैं कि आदमी क्या, कोई भी बदल जाता है। चाहे आपके पास जानवर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है और नहीं है तो कुछ भी नहीं। क्योंकि कई लोग पैसे को ही अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी मानते हैं। तो दोस्तों, हमने कई लोगों को ऐसे देखा है कि बुढ़ापे के समय अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। बुढ़ापे के समय वो ढंग से खाना नहीं देते हैं, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं और हमेशा उनको परेशान किया करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी तरह की कहानी है जो हम आप लोगों को आज सुनाने जा रहे हैं, जो एक फैजाबाद की कहानी है। ठीक है, तो फैजाबाद गांव में एक, वहाँ पे मनोहर नाम का आदमी रहता था। वो एक चपरासी का काम करता था और उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी और सुशील थी। लेकिन वो अपने पति के साथ बहुत खुशी से और अच्छे से रहती थी। साथ में दोस्तों कि वो जो वहाँ मनोहर की पत्नी थी, वो अपने पति के तनख्वाह के हिसाब से ही खर्च किया करती थी। कभी भी उससे अधिक पैसा खर्च नहीं करती थी। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद, जो शादी जब हो गई थी, उनके शादी के कुछ दिन के बाद उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। ऐसे कुछ समय करते करते वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे कुछ अच्छा आदमी बनाना चाहती थी। और ऐसे ही करते करते वो सारा पैसा और अपने पति की तनख्वाह के जो भी कुछ थोड़े पैसे बचते थे, वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च किया करती थी। और धीरे धीरे ये आगे दिन बढ़ते गया और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में वो समय व्यतीत करती गई साथ में। जब उनके बच्चे आगे पढ़ लिख लिए तो वो अपनी बेटी का शादी एक अच्छे घराने में कर दी और वो अपने बेटे को आगे और पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज दिया। जब वो विदेश भेज दी तो जो वो मनोहर नाम का आदमी था, वो तो बहुत खुश हुआ कि चलो हमारा बेटा कुछ अच्छा आदमी बन जाएगा वहाँ पढ़ लिख कर। जब वो विदेश भेजे तो बहुत ही अच्छा और सुशील लड़का था। लेकिन जब वो वहाँ पर चला गया और 1-2 साल के बाद से जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और कुछ दिनों के बाद जब उसे नौकरी वहाँ पर मिल गई, तो ऐसे कुछ समय वो अकेले व्यतीत करते लगा, मतलब बिताने लगा। और कुछ दिन के बाद से उसे एक अच्छी लड़के से दोस्ती हो गई, बहुत बड़े घर की लड़की थी। और जब वो दोस्ती हो गई तो वो वहाँ से अपने माता पिता से मिलाने के लिए वो गांव पर लेकर आया फैजाबाद। ठीक है, जब वो वहाँ उस लड़की को लेकर आया तो सारा बात बताया कि माँ, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और शादी करना चाहते हैं। वो इस तरह की बातें अपने माता पिता से, जो लड़का था मनोहर का बेटा, वो अपने माता पिता से ऐसी बातें कहा और कहने के बाद से वो अपने बेटे की खुशी देखने के लिए, और जो उसकी बहन थी वो भी बोली कि जब इसमें मेरा भाई खुश है तो माँ, आप दोनों लोग इन दोनों की शादी करवा दो। ये दोनों अपने जीवन में बहुत खुश रहेंगे और आपकी भी सेवा करेंगे। बहुत अच्छी लड़की है, सुशील लड़की है। लेकिन वो ये तो नहीं जानते थे कि वो कैसी और कहाँ से आई है। क्योंकि दोस्तों, कभी भी कोई नहीं जानता कि लड़कियां ही गलती कर सकती हैं, लड़के नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहें तो ये जान सकते हैं कि अगर लड़कियां करती हैं तो लड़के भी गलतियां कर सकते हैं। अगर वो आपका बेटा है तो ये नहीं कि आपकी बहू ही सिर्फ गलती करे, नहीं। आपका बेटा अगर चाहता है तो वो सही भी हो सकती है, अगर नहीं चाहे तो वो गलत भी बन सकती हैं। जब उनकी शादी हो गई कुछ दिनों के बाद, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रहने लगे और शहर में जहाँ वो काम करता था वहीं पे रहने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद से वो अपने माता पिता के पास चले आए फैजाबाद और अपने माता पिता के पास आकर रहने लगे।
लेकिन जो मनोहर था वो अपने बुढ़ापे समय के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके रखा था कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा, जब हमें कभी कुछ ऐसी ज़रूरतें पड़ेंगी तो हम इस पैसे को निकालेंगे। वो जो कुछ पैसा जमा करके रखा था, तो ऐसे ही एक दिन अचानक से मनोहर को मुँह से उल्टियाँ होने लगी, जो उसे अचानक से खून की उल्टियाँ होने के बाद से उसकी पत्नी बहुत घबरा गई और घबरा कर बोली कि हे बेटा, मेरे पति को चलो, मतलब यानी कि अपने पिताजी को ले चलो, हॉस्पिटल में दाखिल करवा दो, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो दोनों बहू और बेटे मिलकर उसे एक हॉस्पिटल में ले गए और प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उनकी दवा करवाई और अच्छे से उनका देखभाल करने लगे। लेकिन ये सब चीज़ देखकर मनोहर की पत्नी बहुत खुश हुई कि चलो, मेरे बेटे और बहू दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो अपने बेटे से कही कि हे बेटा, तुम कुछ पैसे लेकर आओ जिससे तुम्हारे पिताजी का यहाँ ऑपरेशन हो जाए। हार्ट का जो ऑपरेशन करवाना था उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था, लेकिन तुम्हारे पिताजी इस हालत में तो है नहीं कि मैं उनसे ये बोल सकूं कि अपने पैसे निकालिए। तो बेटा, तुम ही पैसा लगा दो जिससे उनके दवा में और जो ऑपरेशन है उसमें खर्च हो, जिसके बाद से जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें पैसा पूरा दिलवा दूंगी। तो उसके बेटे ने कहा, यानी कि मनोहर के बेटे ने कहा, माँ, मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं, तुम तो जानती हो कि मैं छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ और अभी मैं नया ऑफिस अब खोलने के लिए ऑर्डर दे के रखा हूँ, लेकिन उसकी तैयारी अभी धीरे धीरे चल रही है क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास, जैसे तैसे करके मैं चला रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा, कहीं से उधार ही ले लो, किसी दोस्त यार से ले लो, कहीं अगल बगल से या कहीं से कोशिश करो, लेकिन जैसे तुम्हारे पिताजी ठीक होंगे हम पैसे वापस जरूर दे देंगे। वो ऐसा कहकर अपने बेटे से कही, तो फिर जब उसके बेटे ने सिर हिला दिया कि हाँ ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, तो वो वहाँ से पैसे के इंतजाम में निकल पड़ा। तो उसकी जब पत्नी वहाँ से आ रही थी तो बोली कि तुम तो इतना पैसा दे ही दोगे, लेकिन कहाँ से दोगे ये तो सोचो, और कैसे उसे वापस करोगे। तो उसके बेटे, जो उसके पति थे, यानी कि जो मनोहर का बेटा था, वो बोला कि सुनो, जो हमारा पैसा है वो हम अपने पास से ही देंगे, और जो हमारा कंपनी, मतलब कि जो हमारा ऑफिस खोलने के लिए हमने ऑर्डर दे के रखा है, तो जब माँ वापस करेगी पैसा तो मैं उसे इतना बता दूंगा कि मुझे जल्द से जल्द पैसा वापस करना है। तब वो माँ जल्दी से वापस कर देगी पैसा, तो अपना ऑफिस भी खुल जाएगा और दोनों काम मेरा बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ चालाकी करके वो बोले कि ठीक है। तो उसकी बहू बोली कि ठीक है, तुम ऐसा करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अपने पास से एक भी पैसा नहीं उठाना क्योंकि हमारे पास तो पैसा बिल्कुल ही नहीं है। तो उसके बाद से उसका जो पति था वो बोला ठीक है कि मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ। तो वो जो उसका मनोहर का बेटा था वो पैसे इंतजाम करके लेकर आया, और लाने के बाद से वो अपने माँ से कहा कि माँ, ये लो पैसा और इसे जमा कर दो। तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम ही जमा कर दो जिससे तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो जाए जल्द से जल्द और तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएं। तो बेटे ने कहा कि माँ, मैं बहुत जोर शोर से अपने दोस्तों यारों से मांग कर लाया हूँ, सिर्फ 1 महीने के अंदर हमें पैसा वापस देना है। अगर हम पैसा नहीं वापस दे पाएंगे तो हमें, मेरी जो हालत है इससे भी बुरी बदतर हो जाएगी, क्योंकि जो दोस्त दिए हैं पैसे वो 1 महीने के अंदर ही मांगे हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं 1 महीने के अंदर तुम्हें पैसा दे दूंगी, जैसे तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें पैसा वापस दिलवा दूंगी। तो बेटे ने कहा ठीक है माँ। फिर माँ बोली कि जाओ, तुम इस पैसे को लेकर हॉस्पिटल में, मतलब जहाँ रिसेप्शन है वहाँ पे तुम जमा कर दो, और तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को बुलाओ। तो वो अपनी माँ का बात सुनकर वहाँ से उसका मनोहर का बेटा गया, रिसेप्शन पे पैसा जमा कर दिया, और उसके बाद से दोस्तों जब वो आगे बढ़ा तो अपनी पत्नी से सारा बात बता दिया कि ये अपने ही पैसे हैं जो हमने जमा किए थे।
तो उसके बाद से उसकी पत्नी ने कहा कि हम तो 1 रुपया ना खर्च करने देते, लेकिन तुम तो बोल रहे हो कि वापस हमें मिल जाएँगे, तो ठीक है तुम दे सकते हो। ऐसा कहकर उसके बाद वो बोली कि ठीक है तुम जाओ, माँ तुम्हें बुला रही होंगी। तो उसके बाद से जैसे वो पैसा जमा करके आगे बढ़ा और माँ से कहा कि माँ मैंने पैसा जमा कर दिया और डॉक्टर से बोल आया हूँ कि जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी शुरू किया जाए। तो माँ बोली ठीक है बेटा बहुत अच्छा किए। और उसके बाद से जब ऑपरेशन हो जाता है और मनोहर ठीक हो जाता है तो उसे वो माँ बेटे सॉरी मतलब जो वो पति पत्नी रहते हैं, जो मनोहर के बेटे बहू रहते हैं और उनकी पत्नी सब लोग मिलकर उसे घर लेकर आते हैं और उसे टाइम टाइम पर दवा देना पड़ता है, उसे हर एक काम करना पड़ता है। तो उसके बाद से जो उनकी बहू रहती है बोलती है क्या है दिन भर लगा हुआ कि ये करो वो करो, हमेशा मुझे काम करना पड़ता है। तो उसके बाद से बेटा बोलता है कोई बात नहीं, छोटे छोटे चीज़ तो करने ही पड़ेंगे, जब तुम ज़्यादा चीज़ की उम्मीद करती हो तो छोटे छोटे चीज़ करने ही पड़ेंगे। अगर तुम 1 रुपया खर्च करती हो तो तुम्हें 10 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कहकर उसका बेटा समझा, जो उसका पति रहता है मतलब मनोहर का जो बेटा रहता है वो अपनी पत्नी से ऐसा कहकर उसे समझाता है कि तुम थोड़ा ज़्यादा काम करोगी अभी तो आगे चल के तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। वो ऐसा कहकर उसे तभी तो सारे जायदाद की तुम मालकिन बन पाओगी, सब कुछ इस तरह से समझाता रहता है और कहता रहता है दोस्तों। फिर उसके बाद से 1 दिन 2 दिन बीतता है और कहती है जब मनोहर की पत्नी की बहू तुम आज इसको मेरे पति को तुम आज इसे दलिया बना के दे दो क्योंकि इन्हें दलिया खाने का मन है, तो थोड़ा सा दलिया बना दो। तो वो उसकी बहू कहती है कि ठीक है माँ जी मैं बना देती हूँ, लेकिन मन में कड़वाहट लिए बना तो देती है और फिर दे देती है। फिर बोलती है कि क्या है रोज़ रोज़ का, ये तुम्हारे नाम से क्यों नहीं कर देती और जो पैसे हैं वो तुम्हें वापस करना है कि नहीं। तो फिर ये सारी बातें कहकर वो भेजती है कि जाओ तुम अपनी माँ से कहो कि वो जो पैसे ली थी ऑपरेशन के लिए वो जल्द से जल्द दे, उसे वापस करना है। वो ऐसा कहकर भेजती हैं और जब वो अपने माँ के पास जाता है मनोहर का बेटा तो कहता है कि माँ तुम मेरे पैसे दे दो जो मुझे अपने दोस्त लोग से हम लिए थे, उसे वापस करना है। पापा जी से बोल दो कि ये जल्द से जल्द वापस कर दे। तो किसी तरह उसके पिताजी साइन कर देते हैं चेक पे और वो जाकर सारा पैसा निकाल लेता है। फिर उसके बाद से मनोहर की पत्नी बोलती है कि सुनिए ना जी कि क्यों ना हम सारी जायदाद सब कुछ अपने बेटे बहू के नाम कर दें। बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, बेटे बहू हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और इनकी देख रेख में हमारा ये बुढ़ापा अच्छी तरह से कट सकता है। वो इस तरह से कहकर अपने पति को समझा लेती है और कहती है कि क्यों ना हम सारे जमीन जायदाद अपने बेटे बहू के नाम कर देते हैं। तो उसका पति कहता है मनोहर कि देखो हम लोग की अभी जो बुढ़ापा है जिंदगी है बहुत दिन तक है, क्या पता कब यहाँ से हम लोग जाएं, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे जीवित रहते ही अगर हम लोग अपना हाथ काट दें तो इससे हमारी ही गलती होगी, ऐसा समझाता है। लेकिन फिर भी मनोहर की पत्नी अपने बहू बेटे पर बहुत भरोसा करती है, इसलिए वो अपने बेटे बहू के अंधे प्यार पर वो कहती है कि इनके जायदाद पे पूरा नाम लिखवा के सॉरी मतलब जायदाद पे इनका नाम लिखवा दिया जाए और ये लोग अच्छे से ये लोग संभालेंगे। फिर उसके बाद से ऐसा होता है कि जब ज़मीन जायदाद पे पूरा नाम इन लोग का हो जाता है, पूरा हक इन लोगों का हो जाता है, तो दूसरे ही दिन इनकी रवैया बदल जाती है। बेटे अपना माता पिता का बात ही नहीं सुनता है और जो बहू रहती है वो भी अपने सास से ऐसे बात करती है कि जैसे कोई भिखारन से बात कर रही हो या कोई नौकरानी से बात करती हो। जब उसकी सास कहती है मनोहर की जो पत्नी रहती है वो कहती है कि बहू थोड़ा आज अपने पिताजी के लिए खिचड़ी बना दो, इनका आज खिचड़ी खाने का मन हो रहा है। तो वो बहू ऐसे झिझकते हुए बोलती है या गुस्सा करते हुए कि जाओ तुम ही बना लो, तुम्हारे तो हाथ पैर चल रहे हैं ना, कि उस उनके तो नहीं चल रहे हैं लेकिन तुम्हारे चल रहे हैं, तुम ही जाके बना लो और तुम ला के खिला दो, मेरे पास इन छोटे छोटे कामों के लिए टाइम नहीं है। वो ऐसा कहकर अपने रूम में चली जाती है और ऐसा कहने के बाद से उसकी जो सास रहती है बहुत रोने लगती हैं कि देखो ना कल ही हम लोग ऐसा किए, लेकिन फिर वो सारी बातों को समझ तो नहीं पाती, लेकिन सोचती है कि सुबह से शाम हो गया है, क्या पता कि मतलब सुबह से काम करते करते शायद थक गई हो इसलिए ऐसा बोल के चली गई।
फिर वो जाके जो मनोहर की पत्नी रहती है वो खाना बनाने लगती है, और खाना बनाकर मतलब खिचड़ी बनाकर अपने पति को लेकर लेकर जाती है, खिलाती है। खिलाने के बाद से फिर वो अपने पति से कहती है कि देखो ना जी, आज मैं खाना बनाई हूँ, कि बहू सुबह से काम करते करते थक जाती है, इसलिए बहू नहीं बनाई है, हम ही बना कर लेकर आए हैं, देखो कैसा लग रहा है। पति तो समझ जाता है, जो मनोहर रहता है वो समझ जाता है, लेकिन फिर वो अपनी पत्नी से कुछ कहता नहीं है। फिर उसके बाद से दूसरे दिन होता है, फिर वो अपने बहू से कहती है कि देखो ना, तुम्हारे पिताजी को ये खाने का मन हो रहा, तो फिर वैसे ही वो झिझक के और गुस्सा से बोलती है। तो फिर वो जाके दूसरे दिन अपने पति के लिए हलवा बनाती है और खिला देती है। फिर तीसरे दिन जैसे जाती है तो देखती है अपने रसोई घर में ताला मारा हुआ है, तो वो अपने बहू से पूछती है कि बहू, तूने आज ताला क्यों मार दिया है, कि हमने तो कभी भी आज तक पूजा घर में और किचन में मतलब रसोई घर में कभी भी हमने ताला नहीं मारा था। तो बहू बोलती है, आजकल जो दो जानवर रहने लगे हैं घर में, तो उन्हें बहुत जल्दी भूख लग जाती है, वो उन्हें हमेशा भूख लगती रहती है। मैं उन्हीं के लिए ताला मार लगा के रखी हूँ कि उन्हें ज़्यादा ना भूख लगेगी, और कब खाना है कब नहीं खाना है, उन्हें कब क्या देना है क्या नहीं देना, वो हमारी मर्जी है। तो बहू जो सास रहती है वो बोलती है, मनोहर की पत्नी रहती है वो पूछती है, तो क्या बहू आज हम लोग जानवर भी बन गए? इस तरह से पूछ कर वो सोचने लगती है कि देखो ना आज क्या क्या कह रही है। फिर वो सोचती है कि चलो आज बेटा आएगा तो उससे मैं शिकायत करूँगी। लेकिन जब उसका बेटा आता है, वो कहता है, वो सारी बातें अपने बेटे से कहती है, तो उसके बाद उसका बेटा कहता है कि तो ठीक ही तो बोली है, कौन सा कि तुम लोग बैठ के खा रहे हो, कल से तुम दोनों अपना काम करो, अपना खाना खुद बना के खा लिया करो, या जो बचे उचे होंगे तो तुम लोग खा लिया करना। वो ऐसे अपने माँ को कहकर वहाँ अपने कमरे से बाहर निकाल देता और कहता जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो फिर वो वहाँ से निकाल कर, लेकिन उसके पिताजी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है फिर दोबारा, क्योंकि वो रूखी सूखी रोटियां देती रहती है खाने के लिए, भरपेट उसे खाना भी नहीं मिलता है। और रोज़ वो अपने बहू के कमरे में और अपने घर में पूरा रोज़ दिन भर काम किया करती है, तो उसके खाने में दो रोटी और प्याज मिलता है। फिर उसके बाद से वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा देखो ऐसे ऐसा बात है, फिर भी बेटा उसका कुछ समझता नहीं है। तो उसके बाद से ऐसे करते करते जो मनोहर रहता है उसका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाता है। लेकिन वो दूसरे दिन एक दिन कहता है कि देखो बहू, आज तुम मुझे भोजन मत देना, जो तुम्हारी सास है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उसे तुम मेरे खाना दे देना, मेरे हिस्से का जो खाना है उसे दे देना, वो खाकर उसे थोड़ा हिम्मत आ जाएगा, ताकत आ जाएगा, तो वो शायद काम कर पाए अच्छे से। क्योंकि वो जब काम करती है तो बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो उसकी जो बहू रहती है मनोहर की, बोलती है ठीक है पिताजी, हम दे तो देंगे, लेकिन फिर आप ये मत कहना कि हम कमज़ोर हो गए हैं। तो पिताजी जो रहते हैं मनोहर, वो बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तुम अपनी सास को मेरा हिस्सा का खाना दे देना। तो वो अपने सास को जब आती है, मनोहर का जो बहू रहती है, तो मनोहर की जो बहू रहती है वो जाके अपने सास को खाना देती है, लेकिन उसको आज दो रोटी की जगह आज चार रोटी रहता है, और एक कटोरी दाल के बजाय आज दो कटोरी दाल रहता है। लेकिन उसके बाद भी वो बासी खाना ही उसे देती है, ताज़ा नहीं देती है। ताज़ा नहीं देने की वजह से उसके पति पत्नी दोनों, मनोहर जो रहता है, मनोहर का भी तबीयत खराब हो जाता है और उसकी पत्नी का भी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ता जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि जब मनोहर को हॉस्पिटल में एडमिट करने लायक हो जाता है, तो वो अपने बेटे से कहती है, यानी कि मनोहर की जो पत्नी रहती है वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो गया है, तुम हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवा दी। तो उसका बेटा कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, एडमिट करवा देता हूँ। वो किसी तरह ले जाता है और सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा देता है, और एडमिट करवाने के बाद से वहाँ से वो अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन उसे तो खून की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके शरीर में खून नहीं रहता है, और खून के लिए वो ज़्यादा उसका शरीर सिकुड़ने लगता है, अजीब सा होने लगता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि कहीं से माँ जी आप 2 बोतल खून का इंतज़ाम कर दीजिए, जिससे आपके पति की जान भी बच जाएगी और ये ठीक भी हो जाएंगे। तो उसकी माँ कहती, जो उसकी मनोहर की पत्नी रहती, ठीक है मैं अपने बेटे से जाकर कहती हूँ। वो अपने बेटे के ऑफिस पहुँच जाती हैं और वहाँ पे जाके दिन भर बैठी रहती है। तो शाम को जब उनका बेटा आता है तो कहती हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी को खून की ज़रूरत है। तो उसका बेटा फटकार कर वहाँ पे डांट कर भगा देता है कि ये बुढ़िया, तुम मेरी कुछ नहीं लगती और ना मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ, ना उस बुढ़े के लिए मेरे पास
खून है कि मैं उन्हें खून देने जाऊं, ठीक है। वो ऐसा कहकर वहाँ से भगा देता है। लेकिन जो वहाँ पे उसका दरबान रहता है उस ऑफिस का, वो कहता है कि माँ जी, क्या आप इस सर के आप माँ लगती हो? तो वो बोलती हाँ, और सारा हाल बताती है उस दरबान से। तो वो दरबान बोलता है माँ जी मैं चलता हूँ, मैं आपको खून दूंगा, आपके पति को। वो जैसे ही आता है खून देने, वो तो खून दान में दे देता है 2 बोतल। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनके पति को यानी कि मनोहर को जैसे ही वहाँ पे खून चढ़ाने के लिए जाता है बोतल, तो देखा जाता है कि वो वहाँ पे मर चुका है, दम छोड़ चुका रहता है। लेकिन वो रो रो कर अब तो उसका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन वो जो दरबान रहता है वो तो दान कर दिया रहता है, और वहाँ पे बोल कर चला आया रहता है कि अब सुनो, मैं तुम्हारी नौकरी कभी नहीं करूँगा। जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हो सकते तो मेरे क्या होगे। मैं तुम्हारी नौकरी को छोड़ रहा हूँ। एक तमाचा मारकर अब उसको मतलब मनोहर के बेटे को चला आया रहता है दरबान। अब तो वो ये सोचने लगता है कि अब मैं नौकरी कैसे कहाँ ढूंढूंगा। लेकिन फिर भी ये सोचता है कि चलो किसी ना किसी की मैं जान बचा लेता तो आज बहुत मेरा मेहरबानी होता, भगवान मेरे से बहुत खुश होता। ये सोचकर वो वहाँ से आता है। फिर अपने जो वो बूढ़ी माँ को समझाता है, समझा कर चला आता है। लेकिन बूढ़ी माँ जो रहती है मनोहर की पत्नी, वो अपने बेटी के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। तो जैसे ही बेटी अपने पिताजी का हाल ये सुनती है तो बोलती है कि ठीक है मैम, मुझे लेकिन 2 दिन आने में लगेंगे, क्योंकि उसकी जो बेटी रहती है विदेश में शादी हुई रहती है, तो वो विदेश में ही रहने लगती है अपने पति के साथ। जब वो वहाँ से आती है जैसे, तो वो 2 दिन को बोलती है। लेकिन उसके पास एक घर का चाबी रहता है एक्स्ट्रा, जो उसके पिताजी ने पहले से शादी के समय ही दे के रखा था कि बेटा अगर हम लोग नहीं रहे तो तुम इस घर का दरवाज़ा खोल कर अंदर आ सकती हो। तो जैसे ही वो वहाँ से आती है, लेकिन वो 2 दिन के बजाय 1 दिन में ही चली आती है। और जैसे ही आती है तो इधर बहू और बेटे के अंदर एकदम आग सी पड़ी रहती है। जो एकदम उन लोगों के अंदर ये हुआ रहता है कि अब तो ननद आ रही है, अब वो आ जाएगी तो ये सारी बातें सुनेगी तो ना जाने क्या क्या हमारे साथ करेगी। तो अपने पति से कहती है कि सुनो ना जी, वो अब आ रही है तो अब पता नहीं क्या क्या करेगी। ऐसा करते हैं कि इस बूढ़ी को भी मतलब उसको सफाया कर देते हैं, इस बुढ़िया को भी रास्ते से हटा देते हैं। बेटा बोलता है, जो उस मनोहर का बेटा रहता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं इस बुढ़िया को ही आज ख़त्म कर देता हूँ। उसके खीर में जहर मिलाकर उसे खिलाने ही जाते हैं कि वो ये सारी बातें उसकी बेटी सुन लेती है दरवाज़ा खोलते ही, और कहती है कि रुको, यानी कि मेरे पिताजी मरे नहीं हैं, तुम लोग मारे हो, या अब मेरी माँ को भी तुम लोग मारने जा रहे थे। ऐसा कहकर वो तुरंत पुलिस को बुलाती है और दोनों को जेल भेजवा देती है। और उसके बाद से जो उसके ज़मीन जायदाद रहते हैं, तो वो बूढ़ी माँ क्या करती है कि उनसे अपने बहू बेटे से लेकर अपने आधे ज़मीन बेटी के नाम और उस दरबान के नाम, जो उसे ना अपना बेटा ना होते हुए अपने बेटे का फ़र्ज निभाया, उसके नाम कर देती है। और उसके बाद से वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटी तुम मुझे अपने साथ ले चलो, अपने घर ले चलो। वो जो बेटी रहती है अपने साथ अपने घर लेकर जाती है और अच्छे से देखभाल करने लगती है, क्योंकि हर एक लड़कियां यही सोचती है कि भाई बहन मतलब रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन जो भैया भाभी होते हैं ये कभी कभी कई लोगों के घर में खराब भी दोस्त निकल जाते हैं। इस तरह से आपको क्या सीख मिलता है कि कभी भी आप अपने बच्चे को, पहले जो 3 बातें हैं ना दोस्तों, हमेशा ध्यान में जरूर दीजिएगा कि आप पहला, कि अपने बच्चों को अगर शहर में पढ़ाते हैं तो आप उन्हें संस्कार दें, संस्कृति अपनी सिखाएं, ठीक है। और साथ में दूसरी बात यह है कि अगर आप कहीं अपने माता पिता से मतलब, या आप अपने माता पिता से दूर हैं, या आपके जो बच्चे आपसे दूर हैं, तो आप उनको हमेशा उनको ये जताएं कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं। ये नहीं कि तुम मेरे माँ बाप हो, या तुम मेरे ऐसा कुछ है कि तुम कल को बड़े हो जाओगे तो तुम्हें मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे हमने पूर्वजों से करते आए हैं वैसा तुम्हें भी आगे करना पड़ेगा। उससे मतलब अपने जो घर का मतलब कर्तव्य होता है, माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य को सिखाना चाहिए अपने बच्चे को, आगे की पीढ़ी को ऐसे धीरे धीरे सिखाना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, कि कोई लड़की हो या लड़का हो, कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें आप लोग। चाहे आपके माँ बाप हो या चाहे किसी के भी माँ बाप हो, माँ बाप हमेशा एक बार ही जीवन में मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो भी
आपको प्राइवेट स्कूल हैं, जो भी ऐसे स्कूल हैं, उनसे हमेशा हमारी यही विनती है कि अगर आप लोग स्कूल में ये पढ़ा रहे हो कि वो लोग जो सब्जेक्ट वाइज जो भी टीचर हैं वो लोग जैसा भी पढ़ा रही हैं तो पढ़ाएं, ठीक है, लेकिन उसमें एक जो क्लास होना चाहिए संस्कृति और सभ्यता सिखाने का, जो हिंदू धर्म में बहुत ज़रूरी है, भारत में बहुत ज़रूरी है, जो विदेशों में है ना वो ना आ जाए। इसके लिए कि जो बुढ़ापा समय में जैसे वो लोग घर से निकाल देते हैं अपने माँ बाप को, वैसा ये इंडिया में यानी कि भारत में भी होने लगेगा। तो ना जाने ये बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे, क्योंकि कल तो आप भी बूढ़े होंगे। ये सोचकर हमेशा अपने माँ बाप की सेवा जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आज अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं तो कल आप भी बूढ़े होंगे, उसके आगे जो आएगा वो भी बूढ़ा होगा। क्योंकि समय सबके लिए नहीं है, सब समय सबके लिए है लेकिन समय के लिए कोई नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप अगर समय पे अपना समझ जाते हैं, कोई भी कार्य कर लेते हैं, तो इससे आपके लिए ही लाभ है, हानि नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और आप इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।